एक अंधी दौड़ में दौड़ता ये रुपया न जाने कहां जाके रुकेगा। $1 की कीमत 91 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो इतिहास में अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। वैसे रुपया तो हर दिन अपनी गिरती हुई कीमत का एक नया रिकॉर्ड बना ही रहा है। इसने एक देश में डिबेट छेड़ दी है कि आखिर में देश का होगा क्या भाई। महंगाई जो है वो अपने चरम पे जब पहुंचेगी तो मरेगा कौन? मरेगा एक गरीब आदमी, साधारण, जिसके हाथ में बेचारे के पास कुछ नहीं है सिवाय 5 साल में एक बार वोट देने के। जब वोट की बात आती है तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अक्षम है, जो चीजों को संभाल नहीं सकता? यदि अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो दुनिया के अंदर जो बाकी देशों के अंदर हाल हो रहे हैं, क्या भारत भी उसी दिशा में चला जाएगा? या फिर जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं, क्या फिर वो एक सीधा सीधा बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? गिरते हुए अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो चिंता जताते हैं। विश्लेषण करते हैं, चीजों को जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप मेरे साथ में इस चैनल पे जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं सारे एनालिसिस की कि ये रुपया जो है वो 91 रुपए के पार जा रहा है। जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब बात मेक इन इंडिया की हुई थी, मेक इन इंडिया का वादा ये था कि ये देश बनेगा, इस देश में जो चीजें बनेंगी वो एक्सपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट होगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा, देश में प्रॉस्पेरिटी होगी, रुपया जो है वो डॉलर के सामने मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन ये मेक इन इंडिया कम और फेक इन इंडिया ज्यादा लगता है। साथियों, जब चर्चा हुई इस 91 रुपए के डॉलर की, तो ये एक आंकड़ा हमने पूछा भाई आज की डेट में क्या है, तो 25 जनवरी को सुबह 9:18 के ऊपर ये रुपया बताते हैं गूगल महोदय की 91 रुपया और 5 यानी 59 पैसा इसकी कीमत है। आप थोड़ा सा इतिहास में चले तो लगभग 5 दिसंबर 2003 को 45 रुपया 45 पैसे की कीमत हुआ करती थी। तो 45 रुपए से जस्ट डबल जो है वो रुपए की कीमत हो चुकी है। अब यहां पे चीजें क्या चल रही हैं? जब ये सवाल रखा गया आरबीआई के सामने कि साहब आप तो जो है वो करता धरता है, बैंकर ऑफ द बैंक्स हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट होता है कि भैया इसके ऊपर हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। आप स्टेप नहीं ले रहे मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो रही है, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, तो इसमें आप कदम क्यों नहीं उठाएंगे? आप टेक्निकल एक बात यहां समझिए कि जो दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं को हम देखते हैं इस दुनिया में, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है जिनका निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है। एक इंपोर्ट ओरिएंटेड होती है जिनके अंदर निर्यात की तुलना में आयात जो है वो बहुत ज्यादा है। और भारत जो है वो इंपोर्ट की तरफ अभी है, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटे में हम नकारात्मक रूप से खड़े हैं। हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। जो अर्थव्यवस्थाएं एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेड होती है उनको फिर भी तात्कालिक रूप से, क्षणिक रूप से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होते हैं, स्थानीय उत्पादक, उनको इसका लाभ हो सकता है क्योंकि उनको पैसा उसमें ज्यादा मिलता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और फाइनली दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। ये महंगाई की तरफ जाएगा और महंगाई इस देश में आएगी तो महंगाई की जो डायन है ये किसे खाएगी? ये अमीर के गिरबान को एकाएक नहीं पकड़ती, ये गरीब को पकड़ लेती है और गरीब बेचारा मारा जाता है। यही तो बात बोल रहे हैं कि 5 साल में एक बार वोट देने की बारी आती है तो जनता सवाल करेगी मोदी जी से कि मोदी जी कीर्तन तो आपने बहुत किया, अब ये बताइए कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे। यहां पर मुद्दा बहुत सीधा सरल है, ना किसी की आलोचना है ना किसी का पक्ष है, सीधा आंकड़ों पे बात करेंगे और आंकड़े आपके सामने में लेकर के आता हूं। देश की सरकार ने एक बहुत ही, जिसको हम एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, एक प्लान लाके रखा मेक इन इंडिया का, कि दुनिया के अंदर जो हम चीजें दुनिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है। क्योंकि हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य रहा है इस अर्थव्यवस्था का, क्योंकि दुनिया में जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से सेकेंडरी सेक्टर फिर टर्शरी सेक्टर की तरफ जो अर्थव्यवस्थाएं जाती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था ने सीधा जंप लगा दिया था प्राइमरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर। यानी जो एक विनिर्माण क्षेत्र होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, वो फेज हिंदुस्तान की तकदीर में आया ही नहीं। भारत सीधा सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में चला गया। तो वो जो बीच का खाली हिस्सा है उसको मेक इन इंडिया से इनको भरना था। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, काम भी चला, आंकड़े भी सामने आए। उसके बाद में सरकार अपनी एक आंकड़ा दिखा के पीठ थपथपाती है। आंकड़ा वो ये देते हैं कि देखिए 2013-14 के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $466.2 बिलियन का था, ठीक है। और वहीं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो $824.9 बिलियन है। कहने का मतलब 77% का जंप हमारे एक्सपोर्ट ने लगाया है। बहुत अच्छी बात है, तारीफ के काबिल है, आंकड़े तो नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर जब गहराई में जाके देखा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और उससे भारत पैसे कमा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर। स्मार्टफोन्स की बात आती है, मतलब हम टॉप 3 चीजें लेते हैं, बाकी आंकड़े बाद में आएंगे। दूसरा एविएशन टरबाइन फ्यूल है और तीसरी चीज डीजल फ्यूल है। ये 3 चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बहुत शांत दिमाग से समझिएगा
एविएशन टरबाइन फ्यूल और डीजल फ्यूल का रॉ मटेरियल क्या होता है? वो होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, यानी हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट को लेके जो भारत में प्रेशर डेवलप हुआ, उससे एक बाई प्रोडक्ट हमने जो कुछ फाइनल गुड्स बनाए, कुछ अंतिम उत्पाद बनाए, उनमें से हम दो ये बेच रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस दिन हमारे क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी यदि कमजोर होगी, हम जब क्रूड ऑयल अपने ही देश में जाए बनेगा, तो इसका फायदा ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से, क्योंकि अभी तो हम जो चीज दुनिया से मंगा रहे हैं उसी को मैन्युफैक्चर करके दोबारा भेज रहे हैं, कुछ पैसा यहां से बनता है। और दूसरी जो चीज हाईएस्ट है वो स्मार्टफोन्स है। स्मार्टफोन से आंकड़े ये हैं कि देश के अंदर जितने स्मार्टफोन बन रहे हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली चाइना से इंपोर्ट होते हैं, यानी पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं और उसको हम एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बजाय हम यहां असेंबल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तीन चीजें जो टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट है इंडिया से, उनको लेके बहुत ज्यादा खुश हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दो के पीछे कहीं ना कहीं हमारा घाटा छिपा है। और ये जो चीज है ये लीड कर रही है, लेकिन इसमें सुधार की और गुंजाइश है। पर कोई बात नहीं, ओवरऑल आंकड़ा जो है ये सेटिस्फैक्शन देने वाला तो है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। अब यहां पे एक बात समझिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारी जब बातें आई, इसी मैन्युफैक्चरिंग है या ये असेंबलिंग है, तो लोगों ने कहा कि नहीं जी ये सब कुछ तो एक्सपोज हो चुका है। और देश के बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने खबर तक ये चलाई है, डिबेट कराई है कि मेक इन इंडिया है या ये असेंबल इन इंडिया है। विपक्ष के नेता ने तो कुछ फैक्ट्रियों में जाके दौरा भी किया और जाकर के दिखाने की कोशिश की, भरपूर तरीके से इसको एक तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश की कि भाई वर्तमान सत्ता कुछ नहीं कर रही, यहां पे सारा मामला बेकार है और यहां पे और कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर क्या ये सारी बातें सच है? क्या सारी बातें सच हैं? देश किन हालातों में होता है, देश की परिस्थितियां क्या होती हैं, उसको भी देखना चाहिए। और ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, उसमें सरकार कैसे लीड कर रही है, उसे भी देखना चाहिए। तो ये तो हमने वर्तमान पक्ष देखा जो दिख रहा है, उसके पीछे वाले आंकड़ों में आते हैं कि भाई जो कहा जा रहा है क्या वो सच है। 2014-15 में हमारा इंपोर्ट 27 माफ कीजिएगा 27,37,87 करोड़ का हमारा इंपोर्ट था। ये बढ़कर के 56 लाख करोड़ हो गया 2023-24 में, मतलब लगभग 2 गुना। कहने का मतलब यह है कि 100% का जंप हमने लगाया। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तुलना करें तो यदि हम उसको 77% जंप माने तो यहां 70% का जंप लगा, यानी अप्रॉक्स 30% के हम डेफिसिट में चल रहे हैं। 30% का गैप आज भी बरकरार है। तो इस 30% के गैप को आप दिमाग में रखिएगा। यह प्रमाणित भी हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है। अब जब इसके ऊपर थोड़ा डीप रिसर्च किया तो एक वेबसाइट मुझे मिली, स्वदेशी शोध संस्थान, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल आंकड़े जो है वो एक जगह पे समाहित करके रखे। मैं वो आंकड़े आपके लिए लाया हूं, बहुत गौर करके देखिएगा सब। जब हम बात उन ऐतिहासिक तथ्यों की करेंगे तो 90-91 से ही आप क्रम देखिए, किसी भी स्थिति में एक्सपोर्ट जो है वो हमारा हाई नहीं है, इंपोर्ट हमारे हमेशा ऊपर की तरफ है। एक भी आंकड़ा वो दर्शाने में सक्षम नहीं है। अब आप इस स्थिति को देखिए कि 90-91 से चलते 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 जिस समय पे हमारी अर्थव्यवस्था ने करवटें लेना शुरू की थी 90-92 के बाद में, एलपीजी के बाद में, उसके बाद से ही हमारे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट जो है वो तुलनात्मक रूप से एक्सपोर्ट से कम नहीं है। चलिए ये क्रम चलता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 2001 से 2012 वाला जो स्लैब आता है, आप देखिए कि डिफरेंस ज्यादा, गैप कब से बढ़ना शुरू हुआ। 2001, 2, 2, 3 लगभग बहुत माइनर सा गैप है। यहां पे 20 है 24, यहां 25 29, 2003-4 में 29-35। लेकिन सर अब जो गैप बढ़ने की शुरुआत है वो 2004-2005 से होती है, 37 और यहां 56 गैप बढ़ गया। यहां पे फिर आइए 45 और 66, यहां 57 और 84, यहां 65 और 101, यहां 84 और 137। फिर और आगे आइए 2009 में जब यूपीए सेकंड आया, 84 और 136, यहां 114 और 168। तो कुल मिलाकर के जो 2004 के बाद में यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट बनी, उसके बाद से आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स का रेशियो एक्सपोर्ट की तुलना में बढ़ना और ज्यादा शुरू हुआ था। आंकड़े इसे साफ साफ दिखा रहे हैं। और 11-12 तक आते आते तो ऑलमोस्ट इसने डबल का रास्ता ही पकड़ लिया था।
अब जनाब थोड़ा सा और आगे आइए, 12 से 23 के आंकड़ों पे और गौर फरमा लीजिए। आप जब यहां देखेंगे तो मामला सही चल रहा था, 14 में मान लेते हैं मोदी गवर्नमेंट आती है, तो इकलौता ये 16-17 का साल आप देखेंगे कि एक साथ हमारे इंपोर्ट में जंप लगता है, एक साथ जंप लगता है। तो ये जब आंकड़ा मैंने यहां देखा कि इस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 16-17 में ऐसा क्या हुआ था कि यहां से सीधा 24 से ये डायरेक्ट 557 पे जाके रुका था, उसके पीछे 742 पे रुका। इसका फर्क क्या है? तो साहब यहां पे सरकार की जो पॉलिसी थी ऑयल रिजर्व्स को एक्सेस रूप से बढ़ाने की, ये उसकी वजह से हुआ था। इस समय पे इस देश के अंदर आरबीआई का सोना बहुत बड़ी मात्रा में आया था। दूसरी बात, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स को बढ़ाया गया था, उसकी वजह से ये हाइक हुआ। बाद में अगेन ये वापस जाकर के नीचे चला जाता है। दुनिया की इन स्थितियों को देखते हुए समझ में तो आता है कि ये जो शुरुआत हुई थी ये लगभग 2004 के आसपास से हुई और क्रमबद्ध रूप से जारी है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कमी देखने में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में बड़े परिवर्तन हो गए और इंपोर्ट जो है वो हमारा कमजोर पड़ा। नहीं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है तो इंपोर्ट भी बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है तो लोगों की डिमांड बढ़ी है, चीजों में परिवर्तन आता है। अब यहां पे हमने जो टॉप 10 इंपोर्ट्स किए उन इंपोर्ट्स में फोकस करो कि खर्चा हमारा जा कहां रहा है। टॉप 2 को देख लो सर, टॉप 3 में आ जाइए। पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी एक तरह से ये फ्यूल है। दूसरा पेट्रोलियम क्रूड, सबसे भारी मात्रा, सबसे जबरदस्त मैं बोलता हूं। तीसरी चीज है नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था पे जो चोट ज्यादा पहुंच रही है, जेब के खर्चे ज्यादा निकल रहे हैं, पैसा जहां आउटफ्लो हो रहा है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से हम मारे जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर यह बड़ी मात्रा की डिपेंडेंसी कम हो जाए या खत्म हो जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। दूसरी चीज, नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स ऑफ गोल्ड क्या है सर? ये वही गोल्ड है जो हिंदुस्तान के अंदर कल्चर बन गया है। क्या? ये तो इतिहास है हिंदुस्तान का। सोना घरों में रहता है, जेवर के अंदर कन्वर्ट होता है। गोल्ड इस देश में होता नहीं, बाहर से मंगाया जाता है। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब है जो बैंकों में या आरबीआई के पास ना जाके लोगों के पास के में जो इकट्ठा होता है। तो ये गोल्ड, और दूसरा क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो भी इंपोर्ट ही होती है। तो ये सारी चीजें, जो 3 चीजें इंपोर्ट जा रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? गोल्ड के ऊपर तो सर नेचुरल जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है भारतीय लोगों की, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश, और दूसरी चीज जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके ऊपर देश काम करे, जो कि मजबूती से काम हो भी रहा है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर घाटा इंपोर्ट ज्यादा है तो किस सेक्टर में है। वो सिर्फ पेट्रोलियम और नॉन मॉनेटरी गोल्ड की वजह से देश का इस लेवल पे चीजें गई है। क्रूड ऑयल के हालात तो ये हैं कि ये जो रशिया वाला मुद्दा जब से हुआ है, उसके बाद उसके पहले जो वेनेजुएला से लड़ाई हुई 2019-20 में, अमेरिका ने उसको भी बैन कर दिया कि साहब आप यहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगा दिए। भारत की स्थितियां कई हिस्सों से जो थी वो तनावपूर्ण थी। रशिया के सस्ते ऑयल का रिजर्व जब इस देश में बना तो भारत ने, पैसा तो जरूर रशिया की तरफ गया है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारा एक पार्टनर मजबूत इस देश के साथ में जुड़ा है, क्योंकि आपके पास पेट्रोलियम है नहीं, और अगर जहां है वो पॉलिटिक्स का शिकार है। राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी का काम कितने सालों से रुका पड़ा है, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। लोकेशन कहां होगी जी, फीता कौन काटेगा जी? अगर इंटरेस्ट लिया जाता तो क्या प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता था? क्या रिफाइनरी वहां शुरू नहीं हो सकती थी? काम की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन देश की पॉलिटिक्स जो है वो स्थानीय राजनीति उन चीजों को मार देती है। आप इसके ऊपर अपने विचार जरूर रखिएगा। तो साथियों, यहां पे क्रूड ऑयल हमें परेशान कर रहा है। क्रूड ऑयल का एक जो विकल्प, अच्छा माफ कीजिएगा, एक और आंकड़ा देख लो। इंडियाज राइजिंग ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी भारत की जो डिपेंडेंसी है कि भाई बाहर से आए हुए पेट्रोलियम के ऊपर हम कितने निर्भर हैं। तो किस जगह 2018-19 में हम 83%, तो आज 24-25 के आंकड़े बताते हैं 88%। यानी हमारी जो निर्भरता बाहर से आने वाले पेट्रोलियम पे बढ़ी है, न कि घटी है, क्योंकि इस देश के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ी है। लोगों की वाहनों की संख्या कब बढ़ेगी? जब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है मतलब अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत आए हैं, वरना जिस गति से इस देश में के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ है, सब कुछ तो भाई एक साथ ठीक नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता, कभी ना होगा, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा साथ चली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखेंगे इस देश में, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हुआ है। उसका परिणाम यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़ गया एक याचिका के अगेंस्ट में कि ना जी ना, हम गाड़ियों पे बैन नहीं लगा सकते। लोगों की कैपेसिटी भी है और लोगों का ड्रीम होता है कि हम एक अपनी गाड़ी खरीदें, लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। मतलब अब रिक्वायरमेंट कम और वो लग्जरी का सिंबल ज्यादा, इसका मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो पर्सनल इकोनॉमी मेंटेन हुई है। अब जरूरत हमें यह है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर जाएं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, इनको लेकर के, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत सरकार बहुत मजबूत काम कर रही है। अब यहां क्या है, दुनिया के अंदर इसको लेके बहुत पेट में दर्द है, क्योंकि जिस दिन हमारी क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे लिए एक बहुत मजबूत बाजार तैयार होगा, क्योंकि हमारा पैसा लीकेज जो है वो कम हो जाएगा। इसका प्रमाण आप देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो भारत का इनिशिएटिव था, दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें जुड़े, अमेरिका उससे बाहर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर दुनिया की डिपेंडेंसी जो है सोलर एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली गई, तो क्रूड ऑयल को कौन पूछेगा? क्रूड ऑयल का ट्रेड जो है वो मेजरली होता है डॉलर में। वो पेट्रो डॉलर अगर कमजोर पड़ जाएगा तो इनका मुंह काला होने में देर लगेगी नहीं। इस वजह से ये उन इनिशिएटिव्स को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जो क्रूड ऑयल या डॉलर को कहीं चुनौती दें। फिर वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे इनके क्या रंग रूप रहे हैं इतिहास में, इससे आप वाकिफ ही होंगे। ये कभी समर्थन में नहीं रहे। तो इन सारी चीजों के बीच में फिर एक आता है गोल्ड। गोल्ड ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को किसी हद तक मजबूती तो दी है, लेकिन ये भारत के मेजर इंपोर्ट यानी भारत के डेट का बहुत बड़ा कारण है। जिस तरीके से प्राइस के अंदर छलांग लग रही है, उड़ान ये भर रहा है, हिस्टोरिकल गोल्ड रेट्स जा चुके हैं। एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये खबर है 25 सितंबर 2025 की। 25 सितंबर 2025। उस समय पे द इकोनॉमिक टाइम्स से लिखता है, व्हाई गोल्ड प्राइस इज इंक्रीजिंग, विल रेट ऑफ 10 ग्राम गोल्ड रीच ₹2 लाख इन 5 years। क्या 5 साल में ये 2 लाख हो जाएगा? यानी 2025 से ये अज्यूम कर रहा है कि 2030 तक संभावनाएं हो सकती हैं कि गोल्ड प्राइस 2 लाख के पार चला जाए। अब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 25 जनवरी पे आज हम 25 जनवरी 26 में बात कर रहे हैं, लगभग 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद मेरे दोस्तों, कल की प्राइस 24 जनवरी की बताते हैं 1,26,380 रुपया 10 ग्राम का 24 कैरेट गोल्ड दिल्ली की प्राइस बता रहे हैं। आज रात सोचिए, अनुमान जो इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार लगा रहे हैं कि ये प्राइस जो है 5 साल में क्या 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। 5 साल छोड़िए, 5 महीने नहीं लगाए इसने और ये लगभग 1,60,62,000 पे जा चुका है। अब इसके पीछे वो सट्टा बाजार है या वो कुछ है, उसके बारे में बात कभी किसी और वीडियो में। लेकिन अभी आप यहां देखिए कि ये जो जंप लगा है जिस तरीके से, इसका पुराना इतिहास भी आप देखो। 16 अक्टूबर 2020 को रेट था 30,510, यानी 2016 में 30,510 अप्रॉक्स 5x से ज्यादा है सर, 5.5x, 5.5 गुना सोने की कीमतें बढ़ गई। अब यहां पे क्या है, लोग सोचेंगे जी सोना तो बड़ा सेफ ऑप्शन है, इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। आप सोने में इन्वेस्ट करेंगे और जो एक मार्केट जिसने बबल क्रिएट किया है वो अपना बेनिफिट निकाल के जिसने बाहर भागेगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे। आम आदमी को सोना सिर्फ उतनी रिक्वायरमेंट में लेना चाहिए जितना उसके घरेलू और जो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं जो है वो आसानी से पूरी हो सकें, यदि क्षमताओं के भीतर है तो। मेरे इस विचार पे आपके विचार जरूर रखिएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ गोल्ड के पीछे भागे, आज कहां 2016 के आज इस गोल्ड से वो कहां तुलना करेगा? और अगर ये प्राइस ड्रॉप हो गया उसको फिर कौन पकड़ने वाला है? 2008-9 में चांदी, सिल्वर लगभग 30-35 हजार से उछल के 86-87,000 पर किलो चली गई थी और गिर करके वापस 30-35 हजार पे आई थी। वही चांदी आज 3 लाख रुपए किलो के पार तैर रही है। ये एक बबल है, ये बर्स्ट हो जाएगा। आप और अपने नजदीकी संबंधी जो आपके, जिनको आप समझते हैं कि भाई इनका भला होना चाहिए, उनको इस सलाह जरूर दीजिएगा कि इस बबल से कम बचें। तो ओवरऑल ये जो चीजें जा रही है ऊपर, ये भी देश की अर्थव्यवस्था, इस डॉलर को उठाने में, ये रुपए को कमजोर करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसे हम बैलेंस करें। अब आंकड़ा आता है जी, गरीबी क्या वाकई में कम हुई है? सब आंकड़े देखिएगा। Poverty in India has decreased significantly between 2014 and 2025। 2014 से 25 के बीच में काफी बड़ी तादाद में गरीबी कम हुई है, with multidimensional poverty declining from 29.17 to 11.28 by 22-23, यानी 29.17% से 11.28% तक का ये
कमी आई है। इसे कमी को आप 17.89 पॉइंट्स में एब्सोल्यूट रिडक्शन जो है वो हुआ है। 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी के आंकड़े से बाहर आए हैं और ये इस देश की व्यवस्थाओं में दिखता भी है। तो इसी सिर्फ एक कारण से इस आंकड़ों को देख करके बिना उसके पीछे जाए अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करना ठीक नहीं है। देश के अंदर अपनी समस्याएं अपनी जगह हैं, आलोचनात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए जहां आलोचना की गुंजाइश है, लेकिन जिसके पीछे सरकार के साथ में और बहुत सारे पक्ष भी जुड़े हैं, जिन पक्षों के ऊपर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता उसके लिए जिम्मेदार है, उनको हमें कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। यहां पे ना किसी प्रकार से सत्ता के पक्ष में बोला जा रहा है, ना सत्ता के विपक्ष में, ना विपक्ष के पक्ष और विपक्ष में। सिंपल बात यह है, राष्ट्रहित सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। तो देश के हित में सोचेंगे, देश के हित में बोलेंगे। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी और वीडियो में फिर मिलूंगा आपके साथ इसी चैनल पे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।